नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। किसान साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के एक छोटे से गांव, जहां पर प्रत्येक किसान बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक सब्जियों की खेती करते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर मटर की खेती है, जो कि 26 एकड़ खेत में की जा रही है इसकी खेती। और साथियों, हरी मटर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी लगती है। इसमें प्रोटीन और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन A, B, C भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं इस खेत के किसान मालिक से और करते हैं इस मटर की खेती किसानी से संबंधित कुछ बातचीत। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये हरी भरी लहलहाती हुई मटर की खेती है। साथियों, अगर हम बात करें मटर की खेती की, तो अभी वर्तमान में जबलपुर ज़िले को एक उत्पाद के तहत मटर की मिली एक नई पहचान। लेकिन हरदा ज़िले का एक छोटा सा गांव है और यहाँ के गांव के किसान भी काफ़ी मेहनती है और वो जबलपुर के किसानों से पीछे बिल्कुल भी नहीं है। और इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं इस गांव में, और इस खेत के किसान मालिक, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से अत्याधुनिक मटर की खेती कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ बातें। तो किसान मित्र, इस वीडियो को हमारे तमाम किसान साथी देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम और इस जगह का नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा शुभ नाम प्रीतम सिंह राजपूत है। मैं छोटे से ग्राम घोंगड़ा माफी से रहने वाला हूं, जो हरदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। जी प्रीतम जी, वैसे तो ये फसल हमें बहुत ही ज़्यादा लुभा रही है, आकर्षित कर रही है, और हम इसी फसल के बारे में वो प्रश्न करेंगे जो किसान भाइयों के मन में होते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मटर है, ये कौन सी वैरायटी का है? ये एडवांटा की गोल्डन के नाम से जानी जाती है, जिसमें 10 से 11 दाने की फली होती है, और इसे बाज़ार में पेंसिल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस वैरायटी की खेती के लिए हमें किस प्रकार की मिट्टी वाले खेतों की ज़रूरत होती है? नहीं, मटर की खेती में ऐसा कुछ भी नहीं, इसे किसी भी प्रकार की ज़मीन में की जा सकती है। हाँ। पानी की व्यवस्था आपके पास हो तो आप हल्की ज़मीन में भी कर सकते हो, और भारी ज़मीन में भी हो सकती है मटर। ऐसा कोई किसान को संशय नहीं करना चाहिए। जी, तो ये जो मटर है, इसकी बुआई हम कब और कैसे करते हैं? इसकी बुआई का तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीका है, जो गेहूं चने के अपन जिस प्रकार सीडील से बोनी करते हैं उसी प्रकार से करना रहता है। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट थोड़ा सा टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए अपन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है जी, और टेम्परेचर ये मान के चलो 30 डिग्री के अंदर आता है, हाँ, उस समय से अपन इसकी बोनी स्टार्ट कर सकते हैं। और डेट वाइज अगर देखें अपन, तो 25 सितंबर के बाद इसकी बोनी कर सकते हैं कभी भी। जी। प्रीतम जी, अगर हम इस वैरायटी की बात करें, तो प्रति एकड़ में अगर हम बुआई करते हैं तो कितने बीज की आवश्यकता होगी किसान भाइयों को और हमें? इसमें जैसे अपन 25 सितंबर के आसपास बोनी करते हैं, तो उस समय थोड़ा सा टेम्परेचर का इशू रहता है, तो वहाँ पे अपने को बीज दर थोड़ी सी तेज़ रखनी पड़ती है। जी, ये मान के चलिए 1 एकड़ की 55 किलो 50 किलो के एकड़ के आसपास रखनी पड़ती है। जैसे ही टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास आया, हाँ, वहाँ अपन 45 किलो सीड की बोनी करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा। प्रीतम जी, अगर हम इस वैरायटी की बात करें, जी, तो इसको जब हमने बुआई कर दी, तो बुआई के कितने दिनों के बाद हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या फलियों को तोड़कर मंडियों में बेच सकते हैं? देखिए, जैसे गोल्डन की बात अपन कर रहे हैं, जो वर्तमान जिस प्लाट पे अपन खड़े हुए हैं जी, ये इसकी हार्वेस्टिंग 75 दिन में स्टार्ट हो जाती है। जी, और एक वैरायटी आती है जो 58 से 60 दिन में खेत से बाहर हो जाती है, जी, पर वो उसका प्रोडक्शन कम रहता है, खाने में भी थोड़ी फीकी रहती है, तथा मार्केट में उसकी डिमांड भी कम रहती है। जी। तो ये गोल्डन वैरायटी है, और वैसे आम आदमी से पेंसिल के नाम से जानते हैं। जी। तो इसकी खासियत के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? ये पेंसिल का नाम लेते से ही आदमी को मोह लेता है। ये खाने में इतना स्वीटनेस है कि आदमी कितना ही खाता चले जाए, उसका मन नहीं भरता। जी, और उत्पादन में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तोड़ है। जी। मतलब किसान को 2 पैसा दे के जाती है। यानी कि अगर मिठास की बात करें तो ये काफ़ी मीठी होती है, प्लस इसकी फली की जो साइज ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके कारण इसमें दाने भी कहीं ज़्यादा होते हैं। जी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है इसका। जी। प्रीतम जी, इस वैरायटी की खेती करने के लिए हमें सिंचाई किस प्रकार से और कब कब देने की ज़रूरत होती है? इसमें सिंचाई का तो ये है कि अगर स्प्रिंकलर की व्यवस्था अपने पास है, वैसे तो दोनों तरीके से की जा सकती है। बाकी अगर अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी है अपने को, तो उसके लिए अपने को स्प्रिंकलर का यूज़ करना बहुत अनिवार्य है। जी। और फ्लड इरिगेशन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए इसमें। अच्छा। और ऑप्शन नहीं हो तो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी। तो इसकी खेती किसानी में हमें ऐसी कोई बात जो ध्यान रखने योग्य होती है सिंचाई के दौरान? सिंचाई के दौरान बस यही है, इसमें थोड़ा सा जर्मिनेशन के समय थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे
तेज अपन ने सिंचाई कर दी हाँ। और उस समय अगर ऊपर कोई एक मोटी लेयर बन गई जी तो इसका जर्मिनेशन आने में बहुत दिक्कत आती है। तो बहुत हल्की सिंचाई करके इसका जर्मिनेशन निकालना पड़ता है अपने को। जी। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट आप भी नोट कर लें। अगर आप फ्लड इरिगेशन या जो समतल वाली सिंचाई करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो मिट्टी होती है उसकी एक लेयर बन जाती है और लेयर बनने के बाद जो जर्मिनेशन होता है उसका एवरेज कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, जिससे अधिक बीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आप ध्यान रखें कि इस प्रकार का इरिगेशन ना करें। ठीक है। प्रीतम जी, वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से पूरी खेती कर रहे हैं और उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और मैं देख रहा हूँ कि फूल भी बहुत अच्छे खिले हुए हैं, बाहर है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये बाहर ना आए या फूलों की बाहर कम होती है तो इसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं कि हमारी बाहर बढ़ जाए या अच्छे से आए? देखो बाहर घटने वाली तो कोई बात नहीं होती। इसमें होता ये है कि अगर जैसे कोई सकिंग पेस्ट का अटैक हो गया या कुछ इल्ली वगैरह का अटैक हो गया कि जिससे फूल ड्रॉप हो गए अपने जी। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले तो उस बीमारी को रोकथाम करने के लिए कोई भी अपने को दवाई, कीटनाशक हो, रासायनिक हो, ये देना पड़ता है। और उसके बाद में इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो मार्केट में चलते हैं वो देके अपन इसको रिकवर कर सकते हैं। जी। प्रीतम जी, यहाँ की फली बहुत ही लुभावनी और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और मैं एक तोड़ता हूँ। जैसे अगर हम इसे छिल कर देखें तो वैसे तो इसमें जो दाने हैं बहुत ही बड़े और भरे हुए हैं जी। लेकिन अगर किसी कारणवश ये पूरे नहीं भर पाए या अल्प विकसित दाने जैसे छोटे रह जाएं या इनका वजन कम रहता है तो इसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं कि पूरे हरे भरे और पूरे भरे भरे रहे? इसमें थोड़ा सा सिंचाई का विशेष योगदान रहेगा। जी। जैसे फ्लावरिंग जैसे ही उतरती है उस समय एक पर्याप्त सिंचाई अगर हो जाए तो ये समस्या किसी प्रकार की आनी नहीं है। और इसके बजाय अगर आ भी जाती है ये समस्या जी तो यहाँ पे अपन कुछ फर्टिलाइज़र होते हैं जिससे उसको रिकवर किया जा सकता है। जैसे 05234 हो गया, पोटास हो गया, जी, ये देके अपन उसको रिकवर कर सकते हैं। जी। तो अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का हमें कैसे ध्यान रखना है? सिंचाई जैसे ही फ्लावरिंग से अपनी फसल उतरी जी और फली बनने लगी, फली में जैसे ही दाने का साइज बनना स्टार्ट हुआ उस समय इसको पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो वो पर्याप्त अगर सिंचाई आपकी हो गई तो अविकसित होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रीतम जी जो कि अभी 26 एकड़ खेती में मटर की खेती किसानी कर रहे हैं तो इनका एक लंबा अनुभव है। अनुभव के आधार पर ही आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके दाने अगर आपको लगता है कि अल्प विकसित है तो उसमें कोई बड़ी कमी नहीं है, बल्कि जो सिंचाई होती है आपको सिंचाई का प्रॉपर ध्यान रखना है और जब फली बनने लगती है उस समय आपको सिंचाई करना है। कोई सी भी फली निकाल के देख लो। जी, मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा पास में आकर दिखा दें। वैसे ये बहुत ही भरी भरी फली है, आप देख सकते हैं। और ये टोटल ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जा रही है, इसमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जी, आप देख सकते हैं सारे दाने भरे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा एक लंबी लाइन है दानों की और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 10 से 11 दाने हैं। प्रीतम जी, यदि हम खेती किसानी करते हैं तो प्रत्येक फसल के लिए एक खाद की ज़रूरत होती है, उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के खादों की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इस हरी मटर की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन से खाद की ज़रूरत होती है और कब कब देने की ज़रूरत पड़ती है? वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण खेती में अगर देखें तो गोबर की खाद होती है। जी जी बिल्कुल। अगर ये आपकी ज़मीन में पर्याप्त है ऑर्गेनिक कार्बन जी तो फिर रासायनिक खादों की बहुत नहीं के बराबर आवश्यकता होती है। और इसके बाद भी अगर कोई किसान देना चाहे तो डीएपी दे सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं, पोटास दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं, आप बेसल के तौर पे दे सकते हो। जी। तो अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो प्रति एकड़ खेत में हमें कौन कौन से खाद और कितने खाद की ज़रूरत पड़ती है, आप थोड़ा सा स्पष्ट बताएं। जी, इसमें 1 बोरी एकड़ का डीएपी दिया है मैंने जी। 10 किलो एकड़ सल्फर दिया है, जी। 25 किलो एकड़ पोटास दिया है इसमें। जी। और गोबर की खाद है। जी, अगर गोबर की खाद की बात करें तो ये हमें कब देने की ज़रूरत होती है? ये बोने से पहले जब ज़मीन अपन तैयार करते हैं जी उस हाँ। समय अपन 2 से 3 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से जी। देना तो चाहिए। किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास गोबर खाद की उपलब्धता है तो आप गोबर खाद का ही उपयोग करें, इसमें आपको केमिकल या रासायनिक खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आपके पास इस प्रकार की गोबर खाद की उपलब्धता नहीं है तो आप जो प्रीतम जी ने बताया उन खादों का उपयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। और प्रीतम जी, अगर हम ये वैरायटी की बात करें जो गोल्डन आपने बताई है तो एक सीज़न में अगर हम इनके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का खर्चा जोड़ते हैं तो लगभग कितना आ जाता है वर्तमान समय में? इसमें देखिए वैसे फसल को तैयार करने में तो कोई खास खर्चा नहीं होता। इसमें बीज है, खाद है जी और ट्रैक्टर वगैरह का मेंटेनेंस है। बाकी उसमें हार्वेस्टिंग का खर्चा थोड़ा सा तगड़ा होता है, लेबर से हार्वेस्टिंग होती है। जी बराबर। तो ये सब सारे खर्चे अगर अपन मान के चलें तो 15 से 20 हज़ार रुपये मान के चलो
उसको तैयार करने में लग जाते हैं और 20,000 रुपये की लेबर खर्चा आपका रहता है इसमें, 40,000 रुपये एकड़ का खर्चा है। जी, यानी एक सीजन की बात करें तो लगभग 40,000 रुपये प्रति एकड़। जी, ये आपके बाज़ार जाने तक का खर्चा है। जी। प्रीतम जी, अगर अब हम इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो अगर हमारी खेती या इसकी फसल औसतन दर्जे की है, एवरेज है, तो प्रति एकड़ में लगभग कितना उत्पादन हो जाता है? इसका वैसे तो उत्पादन अगर अपन माने जाएं जी, तो 40 से लेकर 50 कुंटल का बीच में आ जाता है। और अगर इसमें अच्छी अगर मेहनत हो आपका और किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा ना हो जी, तो ये 65 से 70 कुंटल तक का उत्पादन इसमें ले चुका हूँ मैं। अच्छा, अधिकतम आप 65 से 70 कुंटल का ले चुके हैं, लेकिन 40 से 45 तो एवरेज है ही है। 50 एवरेज मान सकते हो। अगर गिरी हालत में भी रही है तो 50 का आ जाएगा। जी, 45 से 50 कुंटल प्रति एकड़ मान सकते हैं। जी। प्रीतम जी, ये जो वैरायटी है, वैसे तो आपने बताया है कि प्रति एकड़ में अगर औसतन दर्जे का एवरेज है तो 50 कुंटल प्रति एकड़ का है, और आप कई वर्ष पहले से कर रहे हैं तो आप 70 कुंटल तक भी ले चुके हैं प्रति एकड़ में। तो अगर हम इसके बेचने की बात करें तो आप किन किन मंडियों में बेचना पसंद करते हैं और ले जाना पसंद करते हैं? जी, देखिए, ये हरा माल और हरे मटर की डिमांड तो हर जगह निकलती है, जिसमें अपने यहाँ वर्तमान देखें तो जबलपुर बहुत बड़ी मंडी है, बदनावर बहुत बड़ी मंडी है जी, और एरिया वाइज अगर मैं देखना चाहूँ तो इंदौर भोपाल अपन टच कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। और बड़ी मंडियों के अगर कहें तो जबलपुर सबसे बड़ी मंडी, जहाँ 2000 वाहनों की आवक पर डेली की होती है। बदनावर एक ऐसी मंडी है जहाँ 2000-2500 वाहन डेली आते हैं। जी। प्रीतम जी, आप हरी मटर की खेती कितने सालों से कर रहे हैं अपने नॉलेज से? सन 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से, और साथियों अभी 2022 चल रहा है, लगभग 10 सालों का अनुभव है हमारे प्रीतम जी के पास। तो प्रीतम जी, अगर आप पिछले 10 सालों से खेती कर रहे हैं तो आम की बात कर लेते हैं मंडियों की। जी, तो आपने जैसे पिछले साल भी इसकी खेती की थी, तो आपको पिछले साल मटर का न्यूनतम और अधिकतम कितना मंडियों का थोक भाव मिला है? पिछले साल तो न्यूनतम में तो 18 रुपये था और हाईएस्ट 28 से 30 रुपये तक इसका उत्पादन मैंने रेट लिया था। जी। और इस वर्ष थोड़ा सा शायद बारिश की असीमितता के कारण सारे एरिया की मटर एक साथ आ गई है। जी। तो इसमें अभी फ़िलहाल की वो स्थिति में थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी ये धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा। फिर भी वर्तमान में ये 16-17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये तक बिक रही है वर्तमान में। जी। प्रीतम जी, इस वीडियो को जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं तो उनको आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश देना चाहूँगा मैं। जी। आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज का समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है और ऐसे समय में किसान साथियों को कम समय की फसल को लेने के साथ साथ जल्दी करके इसको, जहाँ अपन 2 फसल ले रहे हैं वहाँ पर 3 फसल की प्लानिंग कर सकते हैं अगर मटर की खेती कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कम समय में अधिक उत्पादन तथा अच्छा मूल्य मिलने के कारण ये किसान की आमदनी को बढ़ाने वाली फसल है। तो किसानों को बेहिचक करनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए और मटर की खेती सबसे बढ़िया खेती है। प्रीतम जी, आपने हमारे देखने वाले किसान साथियों को मटर की आधुनिक खेती किसानी से संबंधित संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है और निश्चित तौर पर हमारे देखने वाले किसान भाइयों के काम में ये जानकारी आएगी। और ऐसे किसान मित्र जो हमारे हरदा के आसपास क्षेत्र के हैं और अगर आपके खेत से डायरेक्ट या कोई व्यापारी वर्ग बंधु डायरेक्ट आपके खेत से थोक भाव में खरीदना चाहें तो क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दे सकते हैं। जी। तो अगर देखने वाले किसान भाइयों और मेरे प्यारे व्यापारी वर्ग, यदि आपको हरी मटर की खरीदारी करनी है थोक भाव में तो आप हमारे प्रीतम सिंह राजपूत जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर आपको ऊपर पट्टी में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्रीतम जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी समझाई, बताई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।